गाइस, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस पॉलिटिकल सीरीज के अंदर हम बात करने वाले इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज की। अब इस पॉलिटिकल पार्टीज में दो तरह की पार्टीज आती है, एक नेशनल और एक रीजनल, जिसको हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्त, दोनों कैटेगरीज को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे और समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से है और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। इससे पहले दोस्त हम समझते ये हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जिनको हम दोस्त कह रहे हैं उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टी, आज पॉलिटिकल चीज़ यार हमारे तो जहन में है घुसा हुआ है। क्यों? क्योंकि आजकल हम टीवी टेलीविज़न पे देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब क्या होता है। एक ऑर्गेनाइज है, एक लोगों का ग्रुप, सिंपल रूप में है ना, एक लोगों का ग्रुप जो चुनाव लड़ने के लिए आपस में नीतियों पे सहमति बनाते हैं और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से क्या सत्ता प्राप्ति करने के लिए फुल दबा के कंपटीशन करते हैं। अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं हम इसको इस तरीके से डिफाइन। तो सिंपल, हम जब मीनिंग की बात करते हैं तो लोगों का एक ऐसा समूह जो समान नीतियों पे विश्वास करते हुए प्रतिस्पर्धा के माध्यम से समान संवैधानिक विश्वासों में, संवैधानिक नियमों में विश्वास रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से जब सत्ता प्राप्ति करने की बात करते हैं तो उसको पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल कहा जाता है। पॉलिटिकल पार्टी का सिंपल मतलब हुआ क्या कि ग्रुप ऑफ द पीपल है, लोगों का समूह जो एक समान पॉलिसी पे सभी लोग सहमत होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर और सत्ता प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। एंड इसी तरीके से जो फीचर निकाली जाती है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के कुछ फीचर्स होते हैं, ये सभी बातें होनी चाहिए उस पॉलिटिकल पार्टी में, तभी उसको हम एक पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। तो क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला है वो एक संगठित संस्था यानी कि ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। वो एक ऑर्गेनाइज मतलब होता है कि लोगों का एक समूह होना चाहिए, उसमें लोग होने चाहिए, काफ़ी दमखम लोग होने चाहिए। अब देख लो जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में है, वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज में भी है, ऐसा ही सेम है ना। एंड स्पष्ट नीतियाँ होनी चाहिए, यानी कि एक विजन होना चाहिए, एक क्लियर विजन होना चाहिए कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी जो है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी इन चीज़ों पे चलने वाली, ये काम करने वाली है ना। सही पॉलिटिकल पार्टी का अपने मकसद होता है, चाहे कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, है ना। एंड उस सहमति पे, यानी कि जो उस पॉलिसी के ऊपर सभी जो लोग हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक रूप से मतलब कि एग्री हो, हाँ पॉलिसी जो है हम ये मानते हैं हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी की है, ठीक है, यानी कि सेम आइडियोलॉजी हो, एक तरफ से कह सकते हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए वो संघर्ष करे, लेकिन सत्ता प्राप्ति जो सरकार बनाने का जो तरीका है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक तरीके से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करने चाहिए लोग, ठीक है। एंड स्वीकार्य, यानी कि दोस्त ये है कि भारत का जो, यानी कि किसी भी देश का जो संविधान है वो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या हो, एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार्य हो। तो जो भी ये जो मैं दिखा रहा हूँ पॉइंट्स यहाँ पे, ये सभी पॉइंट्स एक फीचर के रूप में डिनोट किया जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। अब एक कल्पना करो, जब एक ऐसा समय जब पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी, सिंपल बताऊं तो 500-600 पॉपुलेशन हुआ करती थी, तो उस समय लोग क्या करते थे, अपना शासन खुद ही चलाया करते थे। अब जैसे कि देख लो यूनान, जिसको आज हम ग्रीक कहते हैं, ठीक है, इसी को पहले यूनान नाम से जाना जाता था। यूनान के अंदर छोटा सा शहर है जिसका नाम है एथेंस। यहीं से डेमोक्रेसी का राइज, यानी कि यहीं से डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का उदय हुआ, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे लोगों ने सबसे पहले अपना शासन खुद चलाने की बात कही और यहीं से डेमोक्रेसी का राइज हुआ। अब हम सुनते नहीं है कि प्लेटो, अरस्तु, एरिस्टोटल, ये सब यहीं के थे, एथेंस कहीं थे। ये आपको ध्यान रखना, एथेंस के अंदर विद्वानों का शहर कहा जाता है इसको, जहाँ पे सारे बुद्धिमान लोग यहीं पे पैदा हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो लोग कैसे करते हैं दोस्त, जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी, तो लोग हाथ खड़ा कर है ना, हाँ भाई हाथ खड़ा कर लिया, अच्छा ये हमारे एरिया का बनेगा और यही हमारे एरिया को चलाएगा। सिंपल इस तरीके से भी होना स्टार्ट हो गया था। इससे पहले तो लोग खुद शासन चलाते थे, 500-600 लोग हैं और खुद ही मिलके आपस में बैठते थे पेड़ों के नीचे, खाम शासन चला लिया करते थे, ये हो गया। लेकिन आज के कंपेयर में हम करें तो आज दोस्त एक गलियों के अंदर 1-1, 2-2 लाख, यानी कि दोस्तों एक पूरी कॉलोनी के अंदर इतनी सारी आबादी हुआ करती है। तो इस वजह से उस समय पॉलिटिकल पार्टीज नहीं भी हो तो चलती थी, लेकिन आज पॉलिटिकल पार्टीज होना जरूरी है, क्योंकि दोस्त पॉपुलेशन जितनी बड़ी संख्या में है तो ये सभी लोग मिलकर एक सहमति से वोट डालते हैं, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी लोगों को पहचान देती है, ताकि हम पहचान पाए कि ये लोग इस पार्टी के, ये लोग इस पार्टी के, इस पॉलिटिकल पार्टी के। सिंपल, हम उसके नाम पे इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने जा रहे हैं और वही पॉलिटिकल पार्टी जब जीत जाती है, सरकार बनाती है और वो देश को अच्छे से डिसिप्लिन के साथ रेगुलेट करती है। यानी कि पहले के समय में जब पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, पॉलिटिकल पार्टी की नीड्स नहीं थी इतनी, और लेकिन आज पॉलिटिकल पार्टी की नीड ज़्यादा है। इस वजह से क्योंकि आज पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और देश को चलाना है, तो
पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ये तो क्लियर है। लेकिन दिक्कत अब ये आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कितने प्रकार की होगी, 1 2 3 4 5 कितने प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज होगी। जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज मेनली अगर हम बात करें तो सिंपल 3 प्रकार की है, इनके 3 टाइप्स के पॉलिटिकल पार्टी होते हैं। सबसे पहली जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको बोलते हैं सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ पे एक ऐसे कंट्री जहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। बेशक और पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन मेजर जो है ना दमखम जो मतलब दबदबा होता है हेजुमनी होता है, उसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है। जैसे कि दोस्त एग्जांपल लेते हैं हम, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक USSR है। अब तो आज रूस है ना भाई, 1991 में जब इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब ये सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जाकर 15 पूरे इसके स्टेट सब के सब अलग हो गए। लेकिन जब इससे पहले USSR के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, ये आपको ध्यान रखना है। एंड दोस्तों इसके बाद चाइना आप देख लो भाई, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। चीन के अंदर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के सामने सब बोलने पड़ जाते हैं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी। और चीन कहता है भी दोस्त अपने आप को वो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है। नेक्स्ट दोस्तों यूगोस्लाविया देख लो, यूगोस्लाविया के अंदर भी एक ही पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, आपको ध्यान रखना है। एंड जर्मनी को देख लो, आज नहीं लेकिन उस समय की बात बता रहा हूँ, जब जर्मनी के अंदर नाजी दल हुआ करती थी, हिटलर का शासन हुआ करता था, एक ही पार्टी नाजी दल। एंड इटली को देख लो, जब मुसोलिनी का शासन हुआ करता था तो फासिस्ट दल, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। तो इस तरीके से एक एक पार्टी देखा गया। लेकिन आज की बात करूं मैं तो सिंपल चीन एक ऐसा कंट्री है जो कहता है कि हम आज भी है कम्युनिस्ट कंट्री है, और जहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, है ना। यहाँ पे बाई पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम भी कहते हैं इसको, जहाँ पे 2 तरह की पार्टी पाई जाती है मेनली, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, एंड आपका दोस्त ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंड न्यूजीलैंड हो गया। इस तरीके से इन कंट्रियों के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टी है। किसके अंदर दोस्तों, ब्रिटेन यहाँ के इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंड न्यूजीलैंड हो गया। यहाँ पे बेसिकली 2 पॉलिटिकल पार्टी। से ब्रिटेन की बात करूँ मैं तो यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, मैंने 2 ही पॉलिटिकल पार्टी है। कभी कोई एक पोजीशन में होता है तो एक ऑपोजिशन में होता है, कभी कोई ऑपोजिशन में तो कोई पोजीशन में, ऐसे चलता रहता है। अमेरिका में देख लो, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 ही पॉलिटिकल पार्टी, बेशक और भी हो, लेकिन 2 पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पे होती है वहाँ पे इन्हीं दोनों का दबदबा चलता है। ठीक है। एंड जब बात करते हैं हम थर्ड की तो उसमें आती है मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। मल्टी यानी तो बहुदलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, थर्ड में आता है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पे एक से अधिक पार्टी, यानी कि 1 2 3 4 5, भारत में देखने है 1800 से भी ज़्यादा पार्टियाँ हैं पॉलिटिकल पार्टी भारत के अंदर। अब पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों अलग तरीके से भी, आप ब्लैक को वाइट करने के लिए, वाइट को ब्लैक, और तमाम तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज तो निकल ही जाते हैं, है ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी आज के समय में, एंड स्विट्जरलैंड हो गया। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से इन सभी कंट्री के अंदर मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। ठीक है, क्या है, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और क्या क्या किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी बनती है। क्लियर दोस्त, चलिए। एंड पॉलिटिकल पार्टी की तो हम ये समझ में आ गया हमें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत के अंदर दलीय व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, है ना। इंडिया के अंदर ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, या जो पॉलिटिकल पार्टी जो सिस्टम है, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा है अंग्रेजों के समय से जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से होगा। चलिए दोस्तों हम पहले पीछे जाते हैं, उस समय जब भारत गुलाम हुआ करता था। 1885 का समय है, 28 दिसंबर था उस दिन, जब पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भारत के अंदर है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। इससे पहले भारत के अंदर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिसका दमखम पूरे भारत के अंदर हो। इससे पहले ट्रेड यूनियन, किसान यूनियन हुआ करती थी, है ना। लेकिन इस भारत में सबसे पहले कब, 1885 28 दिसंबर का दिन था उस दिन, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। एक अंग्रेज था, इसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, ये जो दिख रहा है आपको ये। और इसको बनाया इसलिए गया था ताकि भारत के लोगों को कोई मैसेज देना हो तो सिंपल एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं हम, जहाँ से अंग्रेज पॉलिटिकल पार्टी में देगी मैसेज और सब जगह पहुँच जाएगा। तो इसको अंग्रेजों ने बनाया अपने लिए था, कांग्रेस पार्टी को। लेकिन अंग्रेजों को क्या पता कि एक समय आएगा कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के ही गले के कांटे बन के रह जाएगी। और आज़ादी के अंदर सबसे बड़ा संघर्ष, और कहते नहीं है कि एक स्ट्रगल किया कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि सभी भारत के बड़े मेन नेता जो कांग्रेस पार्टी में थे। लेकिन दोस्तों याद रहे, ये कांग्रेस पार्टी उस समय की है, आज की कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही अलग है उस समय से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी चलती है। सबसे पहले जो
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने वो थे कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों महिला के रूप में एनी बेसेंट सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बनी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का आपको पता है कि भारत के आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी का मेन संघर्ष रहा है, जिसका परिणाम उसको आज़ादी के बाद भी मिला। क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी 1946 में, चाहे अंतरिम सरकार देख लो। उसके बाद दोस्तों जब फर्स्ट बार भारत के अंदर इलेक्शन हुआ 1951-52 के दौरान, तो कांग्रेस पार्टी को जीत मिली उसमें, और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी भारत के अंदर क्या जीतती रही। और स्टार्टिंग आपको पता है भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, और इस तरीके से जब तक नेहरू जी रहे उस पूरे काल को नेहरू युग के नाम से जाना गया, है ना। किस नाम से दोस्त? नेहरू युग, यानी कि एरा ऑफ नेहरू। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो नेहरू युग के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत के किसी भी स्टेट हो या सेंटर तो है ही है, इन सभी जगह पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सभी स्टेट भारत के अंदर। एक स्टेट को छोड़ दो, केरला में। केरला में दोस्तों क्या हुआ कि 1957 के अंदर सरकार गिर गई कांग्रेस पार्टी की, और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, क्योंकि कांग्रेस के बाद जो सेकंड नंबर पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई पार्टी थी। आपको ध्यान रखना है, सीपीआई ने केरल में सरकार बना लिया, नंबूदिरीपाद वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पूरा नेहरू युग था। नेहरू जी की डेथ 27 मई 1964 में हुई थी। इसके बाद यानी कि जब शास्त्री जी आए, देन फिर इंदिरा गांधी जी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इंदिरा गांधी जब आई दोस्तों 1969, ऐसे इंदिरा गांधी 1967 में ही, है ना। जैसे शास्त्री जी 11 जनवरी की उनकी डेथ हो गई थी यार, है ना, 10 जनवरी की हो गई थी रात को, वो तो 11 जनवरी माना जाता है। फिर 11 जनवरी को वो भारत के अंदर इनको डेड बॉडी आई, उसने देखा आपने। और इस तरीके से कुछ समय बाद इंदिरा गांधी बन गई 66 में, जनवरी का महीना था वो तो कुछ समय इंदिरा गांधी बन गई 66 के अंदर, 66 के अंदर ही। और उसके बाद 69 के अंदर क्या हुआ, भारत के अंदर इलेक्शन हुआ, किसके? राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए। क्योंकि देखो यार, ये जो 60 का जो डिकेट है ना भारत का, ये पूरा डिकेट चलता है 1960 का, तो सकता तो भारत के लिए अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि 62 के अंदर चीन से देख लो युद्ध हो गए, फिर 65 में पाकिस्तान से, इधर ग्रीन रेवोल्यूशन वोट चल रहा था, तो भारत का इकोनॉमिक जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ पड़ा था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसी बीच में 1969 के अंदर जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन हुआ, तो उस दौरान हुआ ये कि उन लोगों ने जिन्होंने कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी को एक मजबूत बनाया, और कांग्रेस पार्टी के अंदर सभी की सहमति रहे, जो बुजुर्ग थे, हैं, जो सीनियर थे, उन्होंने ही अपनी सहमति से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था। भाई ये तो कठपुतली बन के हमारे इशारों पे काम करेगी। तो इंदिरा गांधी बहुत तेज थी भाई। इस वजह से हुआ क्या कि जब राष्ट्रपति का जब इलेक्शन हुआ तो दोस्त सहमति इतनी नहीं बनी, तो एक ऐसे वर्ग जिसको हम सिंडिकेट कहते थे, यानी कि दोस्त जो सीनियर लीडर्स थे, मोरारजी देसाई, है ना, संजीव रेड्डी, ये सब जो थे, इन्होंने क्या किया, एक अलग पार्टी बना दी जिसका नाम था कांग्रेस ओ, यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस पार्टी रही उसको कहा गया CN, यानी कि कांग्रेस न्यू। क्या कहा गया? कांग्रेस न्यू। ये थी इंदिरा गांधी वाली। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एंड आगे चल के 1971 में इलेक्शन हुए, गरीब हटाओ का नारा दिया गया, बांग्लादेश को अलग एक देश बना दिया गया, बैंकों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण करवा दिया गया, पीवी प्रेस खत्म करवा दिया गया। इंदिरा गांधी की छवि अच्छी हो गई, और इस वजह से इंदिरा गांधी को 352 सीटें मिल गई। बात आपको और ध्यान रखना है कि 1967 के अंदर, जो 1967 का जो टाइम पीरियड था यार, इस समय जब इलेक्शन हुए, देखो 1952, 57, फिर 62, फिर 67। दोस्तों 67 ये चौथा लोकसभा था हमारा चुनाव जो हुआ था 67 के अंदर। इसके अंदर कांग्रेस का जो था ना, जो संगठन, ये चरमरा गया, काफ़ी कमजोर पड़ता जा रहा था, आंतरिक कलह बढ़ते जा रहे थे, है ना। क्योंकि देख लो ना, इसी समय जब इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी भारत के 8 राज्यों में हार गई थी, ये आप ध्यान रखना है। चलिए हम आते हैं फिर से 1971 वाले पे। तो 1971 में इंदिरा गांधी जीत गए, 352 सीटें मिल गई। इसके बाद क्या होता है कि 1975 के अंदर फिर से इंदिरा गांधी क्या करती है, भारत के अंदर आपातकाल लगा देती है, इमरजेंसी लगा देती है, और इमरजेंसी 1977 में चलता है। और इस इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी बहुत बुरी तरीके से हार जाती, अपनी सीट तक नहीं बचा पाती। लेकिन हुआ ये कि दोस्त इसी के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गई। किसकी सरकार आ गई? जनता पार्टी की सरकार आ गई। जनता पार्टी की सरकार जो है वो लगभग कितनी, देखो 5 पार्टी को मिलाकर बनी पड़ी है। किन किन पार्टी को? सबसे पहले मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओ को मिलाकर, चरण सिंह की लोकदल को मिलाकर, जगजीवन राम की किसी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को मिलाकर, एंड जॉर्ज, नाम सुनो को अपने, जॉर्ज फर्नांडिस, ये समाजवादी का पूरा ग्रुप था इनका, तो इनकी पार्टी को मिलाकर, एंड किसका, LK अडवाणी यानी कि लाल कृष्ण अडवाणी की जनसंघ को मिलाकर, इन 5 पार्टी को मिलाकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी जिसका नाम था जनता पार्टी। अब जनता पार्टी की सरकार आ गई, मोदी देसाई बन के भाई भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन इनकी कलेश भाई पॉलिटिकल पार्टी 5 है, 5 पॉलिटिकल पार्टी होते हुए एक प्रधानमंत्री रहेगा। आपस में दोस्तों सारे पार्टी में कलेश हो गया, सरकार गिर गई। अभी सही क्या दोस्तों 1978 में ही जाके भाई जैसी सरकार गिरनी स्टार्ट हुई,
चौधरी चरण सिंह हैं लोकदल के, ये भारत के प्रधानमंत्री बन गए कांग्रेस के समर्थन से। अब भाई समर्थन तो कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस समर्थन वापस ले लिया 1980 में। कब? फिर जाके दोस्तों 1980 में इंदिरा गांधी फिर से वापस आ गई और फिर से सरकार बन गई इंदिरा गांधी की। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी सतवंत सिंह और बेन सिंह ने, दोनों ने गोली मार दी इंदिरा गांधी, 38 गोली दोस्तों छातियों पे छेद दिया इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, मर गई इंदिरा गांधी उस समय। और दोस्तों इसके बाद हुआ ये कि 1984 में 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर का दिन था उस दिन, वही तरह की इंदिरा गांधी की डेथ हुई। तो इनके बेटे जो थे कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी दोस्तों बन जाते हैं कौन? भारत के प्रधानमंत्री। लोकसभा की 415 सीटें इनको मिलती है। कितनी सीटें? लोकसभा की दोस्तों 415 सीटें इनको मिलती हैं। लेकिन जब वोट प्रतिशत निकाले तो 48.4% वोट्स यानी कि परसेंटेज में मिलती है और सीट्स 415 मिलती है। यानी कि टोटल का 50% भी परसेंटेज नहीं मिला, लेकिन सीटें 415, भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा सीटें मिली। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। एंड इसके बाद बात आती है 1989 की। भारत में दोस्तों राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आ गई। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, किसकी सरकार? राष्ट्रीय मोर्चा, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आ गई और ये प्रधानमंत्री रहे। लेकिन गठबंधन की सरकार थी, वाम मोर्चा ने भैया बाहर से समर्थन दिया हुआ था, वापस छीन लिया। दोस्तों ये जो बीजेपी पार्टी है ना, ये 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से 1989 में समर्थन वगैरह वापस लेने के बाद राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार गिर गई। एंड 1989 में ही चंद्रशेखर की सरकार आ गई, चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई। एंड इसके बाद 1991 में जाके किसकी सरकार आ गई? 1991 में जाके सरकार आ गई। देखो 90 अगर हम बात करें तो 1989 से ये जो टाइम पीरियड 1989 का टाइम पीरियड है, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, उसके बाद चंद्रशेखर जी आए। देखो 1 साल के गैप भी नहीं रहा इनके बीच में, सरकार गिर रही है, बन रही है। ठीक इसके बाद ही 1991 में फिर से नरसिम्हा राव जी की सरकार आ गई। ये कांग्रेस पार्टी के थे, छवि इनकी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। ये भी सरकार गठबंधन की थी, वाम दलों ने यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको भारी समर्थन दे रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी ये 5 साल तक पूरे टिके रह गए, ठीक है। इसके बाद सरकार आती है 1996 में दोस्तों, जब इलेक्शन होता है तो 1996 के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाती। सेकंड नंबर पे जो पार्टी रही इस तरीके से कांग्रेस पार्टी, लेकिन जो सबसे पहले नंबर पे रही वो रही बीजेपी पार्टी। बीजेपी को दोस्तों 1996 के अंदर 161 सीटें मिल गई थी और 160 सीटें के द्वारा बीजेपी पार्टी, बेशक बहुमत तो नहीं था यार, क्योंकि बहुमत के लिए कुछ आंकड़े 20-22 सीट और चाहिए थी, लेकिन इतनी मिल नहीं पाई। अब दिक्कत यह हुआ कि 13 दिन के लिए अटल बिहारी सरकार बन गई। 13 दिन के बाद उन्होंने अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाया, उनको इस्तीफा देना पड़ गया और 13 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया। ठीक दोस्तों, इसी के बाद 1996 में दोस्तों जैसे सरकार गिरी, इस तरीके से 1996 और 1997 में दौरान इंद्र कुमार गुजराल, इसके बाद ये भी भाई देखो गठबंधन की पार्टी सरकार चल रही है। फिर 1997 में सरकार गिर गई इनकी, फिर आगे हैं कौन? एच.डी. देवगौड़ा। कौन आगे? एच.डी. देवगौड़ा। फिर दोस्तों 1998 के अंदर फिर से आई बीजेपी पार्टी, है बीजेपी पार्टी फुल 1998 के अंदर 180 सीटों के साथ, और कांग्रेस पार्टी को सेकंड नंबर पे विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई। तो 1999 के अंदर ऐसे हम बात करें तो यही जो टाइम पीरियड जब आज जिसको हम कहते हैं, ये एनडीए इसको कहते हैं हम, दोस्तों जिसको आज हम कहते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पॉलिटिकल पार्टी बनी। लगभग 15 पार्टी गठबंधन करके बनाई गई और इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। इनकी सरकार 2004 यानी कि दोस्तों ठीक 99 से 5 साल होने वाले थे, ठीक 6 महीने पहले ही अटल बिहारी जी ने इस्तीफा दे दिया था, ये कह के कि यार पहले चुनाव करवा देता हूँ, क्या पता जीत जाऊँगा। लेकिन हुआ ये कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब जैसे गिरी तो वो गिरी ही रह गई, बीजेपी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया। इलेक्शन जब हुआ तो 2004 में दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से, क्या किसके? कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से फिर से कांग्रेस पार्टी आ गई और मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और इस तरीके से 2004 से कब? 2004 से 5 9, ठीक है। एंड दोस्तों 9 से कब? 14, यानी कि 1989 से 2014 तक ये कहा गया कि भारत का जो युग रहा वो रहा गठबंधन युग, क्योंकि इस दौरान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सिंपल मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। मतलब क्लियर मेजोरिटी, साफ फुल बहुमत किसी को पार्टी को भी नहीं मिली थी इस दौरान, इसलिए इसको गठबंधन का युग कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। 2014 में दोस्तों जब इलेक्शन हुए तो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी चुने गए। इस तरह के दोस्तों बीजेपी को 282 सीटें मिल गई। 545 में से 273 सीट चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन 282 सीटें मिल गई।
ये आपको ध्यान रखना है। अभी देख लो 2019 में फिर से इलेक्शन हुए। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी पार्टी को 303 सीटें अकेले मिल गई और एनडीए को पूरे मिला दिया। एनडीए बीजेपी की एक सहयोगी पार्टी है पूरे भारत के अंदर से, अकाली दल हो गया, जेडीयू वगैरह हो, इन सबको मिलाकर है ना, ये हो गया एलजेपी वगैरह हो गया, इन सबको मिलाकर तो इस तरीके से 352 सीटें मिल गई। कितने? 352 सीटें मिल गई। और इस तरीके से अभी भी मोदी जी की सरकार चल रही है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा पूरा जो मैंने आपको भी इतिहास बताया। तो इस तरीके से भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी का भी उदय और पार्टी सिस्टम का भी उदय हुआ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी आई। तो ये हमारे दोस्तों मेनली पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम बात करते हैं आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज कैसी होती है, कैसे बनती है, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे। तो भारत में तमाम तरह के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का ही एक मतलब कि मेन दमखम होता है स्टेटों के अंदर, इनकी गवर्नमेंट होती है ना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं हम कि जिसको हम वोट देते हैं किसको दें हम, कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है ना, तो हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे भाई इस मामले में। तो चलिए तो हम बात करते हैं पहले कौन कौन सी कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी है और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्टीज। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सीपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, घड़ी छाप है, देखा होगा आपने भाई महाराष्ट्र के अंदर। तो ये सब क्या है भारत के अंदर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से, क्लियर है। चलिए तो दोस्तों एक एक करके हम बात करेंगे इन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है। पहले हम बात ये करते हैं कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बनती कैसे हैं। देखो इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्शन कैसे होता है, पूरा प्रोसेस समझाया था मैंने आपको। देखिए दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल यानी कि राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को 4 राज्यों में कम से कम 4 राज्यों में 6% यानी कि 6% टोटल वोट प्रतिशत मिल जाएगा तो उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहा जाएगा। वैसे ही किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को किसी एक राज्य के अंदर टोटल 4% वोट मिल जाए, लोगों का 4% वोट मिल जाए तो वो स्टेट या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी, ठीक है, या क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की, जिसकी स्थापना 1980 में 6 अप्रैल को की गई थी ऑफिशियल रूप से हम बताएं तो। लेकिन बीजेपी पार्टी की जो जड़ है वो 1951 में की गई स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जनसंघ में मिलती है। जनसंघ पार्टी को ही आगे चल के बीजेपी पार्टी के नाम से जाना गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो एक एक चीज हम इसके बारे में जानेंगे पॉलिटिकल पार्टी के रूप में क्या है। देखो द भारतीय जनता पार्टी इज वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, है ना। एज ऑफ 2016 इट इज द कंट्रीज लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली, कंट्री रूलिंग द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गया आप सभी को। सिंपल बात यही है यार कि भारत में एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में है। अब देखो इस समय बता रहा हूँ मैं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार इस समय पूरे भारत में 3 राज्यों के अंदर है। गोवा में थी, वो भी सरकार गिर गई 202 दिन पहले ही। आज वीडियो जब बना रहा हूँ मैं तब की बात बता रहा हूँ, आप इसको बाद में देख रहे होगे तो आप समझ ही सकते हो बातों को, ठीक है। एंड तो बीजेपी पार्टी दोस्त पता एक छत्र एक जब हवा आती है तो बहुत तगड़ी लहर आती है। दोस्तों एक समय इंदिरा गांधी का ऐसी लहर हुआ करता था, बहुत तगड़ा लहर। आज देख लो भाई मोदी का लहर, तो मोदी लहर के अंदर से ये पॉलिटिकल पार्टी धार से उड़ गई, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्त ये रही बीजेपी पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टी। इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं हम, कैसे क्या रहा है इसका हिस्ट्री, ये देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि फाउंडेड इन 1980, इसकी स्थापना कब हुई थी 1980 में। जो बीजेपी देख रहे हैं हम जनसंघ की बात करेंगे तो 1951 की बात करेंगे, ठीक है। चलिए एंड दोस्त बात करते हैं किसकी, जनसंघ के, यानी कि जनसंघ का यूरोप है ये 1998 के अंदर। दोस्तों 1998 है, ठीक है, 88 मिसप्रिंट हो गया। तो 1998 के अंदर जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी तो उसको लीड जो किया था यानी कि जो इसका लीडरशिप किया था वो बीजेपी नहीं किया था, ठीक है। करंटली दोस्तों यूनियन गवर्नमेंट के अंदर रूलिंग पार्टी है बीजेपी पार्टी। एंड दोस्तों इस समय 15 स्टेट्स के अंदर बीजेपी की सरकार है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं बीजेपी का इतिहास क्या रहा है। ये देखिए भाई 1980 में पार्टी बनी है, लेकिन इसके बनने के लगभग ठीक 4 साल बाद यानी कि 84 के अंदर 1984 खुद 19 खुद लगा लें, ठीक है, 19 की तो बात कर ही रहा हूँ मैं। 84 के अंदर टोटल सिर्फ 2 सीटें मिली थी बीजेपी पार्टी को, सिर्फ 2 सीटें। एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भारत के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी की सभी इलेक्शन के अंदर जो सीट्स है वो बढ़ती गई है। ये देखिए कैसे, 84 के अंदर 2 सीट, 89 के अंदर 88 सीट्स 1989 के अंदर। एंड दोस्त आगे बात करें 96 की बात करता हूँ मैं, मेन जो इलेक्शन रहा उसके अंदर दोस्त 161 सीट्स देख लीजिए आप। फिर 1999 के अंदर आए हम तो 180 सीट्स, ये देख लीजिए, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बढ़ती गई है इसकी। अभी देख लो भाई 2019 के चुनाव में, इससे 14 में देख लो भाई 282 सीट्स। एंड इसके बाद देख लेते हैं 19 के अंदर तो अकेले पॉलिटिकल पार्टी के रूप में 303 सीट्स सिर्फ बीजेपी पार्टी की रही है ना। एनडीए की सीट जो रही है टोटल 2019 के अंदर
2 सीट्स रही है। इस तरीके से बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है ये एवरी इलेक्शन के अंदर में क्या हुआ, ये इंक्रीज होता रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं थोड़ा हम इसका आइडियोलॉजी क्या है, मेन मकसद क्या है इसका। ये देखिए, राइट हैंड पार्टी कहा जाता है इसको, यानी कि ये कैपिटलिस्ट पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है इसको। किसकी? व्यापारियों की पार्टी। एंड हिंदू नेशनलिज्म की बात करती है पार्टी ये, हिंदुत्व की बात करती है, इंटरगल ह्यूमैनिज्म की बात करती है, यानी कि मानव में एकता की बात करती है, स्वदेशी की बात करती है। एंड दोस्तों बात करती है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर किसकी? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, यूसीसी लागू होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म। देखिए, जब हम स्कूल जाते हैं तो सभी का यूनिफॉर्म एक जैसा होता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, कुछ भी हो, है ना। तो इसी तरह के दोस्तों कहा जाता है कि जब ये लागू होगा तो सभी धर्म के लोग, चाहे किसी धर्म के अंदर हो, सभी पे एक जैसा कानून लागू होगा। जैसे कि मुस्लिम लोगों में अपना एक पर्सनल लॉ है उनका, है ना। इस तरीके से ये सब खत्म हो जाएगा, भारत का जो कानून होगा सिर्फ वही लागू होगा। जब ये लागू हो जाएगा तो, लेकिन अभी तक भारत में ये लागू हो नहीं पाया है। हमेशा दोस्तों कोई ना कंट्रोवर्सी मुद्दा रहता है। आपके क्या विचार हैं, ये लागू होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इस समय, यानी कि जो करंटली जो इस समय लीडर है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के, वो कौन है? जल्दी बताओ कौन है? जेपी नड्डा। पहले अमित शाह हुआ करते थे, मोटा भाई हुआ करते थे, आज इस समय भाई ये होम मिनिस्टर है, ठीक है। और कंट्री जो लीडर है वो कौन है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अब बात करते हैं दोस्तों सीट्स इन 2014 इलेक्शन, तो देख लो भाई 545 में से 282 सीट्स पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मिली, और इस तरीके से सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बीजेपी पार्टी रही, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। मैंने पूरा इसका इतिहास तो बता ही दिया आपको, कैसी पार्टी ये, कब इसको रहा, क्या क्या रहा, पूरा इतिहास समझा दिया मैंने आपको, तो है ना। चलिए बस फटाफट छोटे छोटे मुद्दे पर जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। सही बात है भाई, अपोजिशन में हमेशा भी रही, देखो कोई भी रूलिंग रही तो अपोजिशन में रही, तो मेन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बीजेपी और कांग्रेस को भारत में देखा जाता है। नेशनल पार्टी के रूप में हम बात करें तो, ठीक है। 2014 के इलेक्शन में दोस्तों ये हार गई। कांग्रेस की हार बहुत गंदे तरीके से हुई, है ना। अपोजिशन के रूप में आज भी ये कटली अपनी भूमिका निभा रही है। हिस्ट्री की बात करता हूँ तो 1885 के अंदर स्थापना हुई थी। एंड दोस्तों इसकी स्थापना में एओ हुम एंड व्योमचंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी का हाथ रहा है, ठीक है। जैसे यूपी यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेस एलियंस, ठीक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये आपको ध्यान रखना है। लीड कर रही है इस समय, जैसे कि एनडीए, बीजेपी एंड यूपीए कांग्रेस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी सेंटर में गवर्नमेंट बनती है तो यूपीए और एनडीए के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों। करंटली हम बात करें तो अपोजिशन का रोल निभा रही है ये लोकसभा के अंदर। आइडियोलॉजी क्या है दोस्तों? सोशल डेमोक्रेसी चाहती है ये पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चाहती है, सोशल लिबरलिज्म चाहती है, सामाजिक उदारवादी रूप में। एंड गांधीयन सोशलिज्म की बात करती है, गांधी जी की सोशलिज्म के विचार की बात करती है, और सेकुलरिज्म की बात करती है कांग्रेस पार्टी कि देश के अंदर सभी धर्मों को बराबर का अधिकार होना चाहिए, कोई धर्म मतलब कि आधार पर किसको साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एंड दोस्तों इस समय जो लीडर यानी कि जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, वो कौन है? सोनिया गांधी। या तो ये बनेंगे या तो राहुल गांधी बनेंगे, इसके सिवा आज तो कोई बना नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर, पता ही आपको। यानी कि अभी तो भाई बनने भी नहीं देंगे ये, तो ये भी है ना। एंड जो टोटल जो सीट्स है 545 में से 45 सीट्स से 2014 के इलेक्शन में, और अभी देख लो भाई लगभग 53 के आसपास सीट है 2019 के चुनाव के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बीएसपी की दोस्तों बात करते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी। दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना कांसीराम जी के द्वारा की गई थी, जिसको पहले DS4 के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसको DS4 कहा जाता था। लेकिन आगे चल के दोस्त मायावती की जब बात में आई तो इसकी स्थापना के रूप में होगी जिसकी बहुजन समाजवादी पार्टी BSP के रूप में होगी, ठीक है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्त, ठीक है। एंड ये बात करती है ST, STs एंड OBCs की बात करती है, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं भारत के अंदर, उनकी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा है, ये उनकी ज़्यादा बात करती है। 2014 इलेक्शन में दोस्त बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक भी सीट जीत नहीं पाई थी, ठीक है। एंड 1984 में इसकी स्थापना की गई थी, कांसीराम जी के द्वारा हुई थी इसकी स्थापना, जिसको पहले DS4 नाम से जाना जाता था, और इसी को आगे चल के बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम से जाना गया। ये दोस्त आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। एंड दोस्त ये पॉलिटिकल पार्टी कभी भी सेंटर में तो सरकार नहीं बना पाई है, लेकिन दोस्त 2007 में यूपी के अंदर गवर्नमेंट बनी थी BSP की, और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी आइडियोलॉजी क्या है। ह्यूमन राइट्स की बात करती है, सोशल इक्वलिटी की बात करती है, सेक्युलरिज्म की बात करती है, सोशल जस्टिस की एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करती है, ठीक है। करंटली दोस्तों जो लीडर है वो मायावती, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर है। सीट्स कितने आई है 14 के इलेक्शन में दोस्त, एक भी लोकसभा की सीट जीत नहीं पाई, और दोस्त अभी के इलेक्शन की बात करते तो अभी भी एक भी सीट्स मायावती की नहीं आई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दोस्त कांग्रेस के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भारत के अंदर हुआ करती थी आज़ादी के समय भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। 1962 में जब चाइना से वॉर हुआ तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दोस्तों फूट पड़ गई, और 1964 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी 2 खेमे में बट गई, 2 ग्रुप्स में बट गई, जिन्होंने ये कहा कि नहीं जो चाइना ने कहा है जो किया है वो सही है,
वो कहलाई CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी, ठीक है, CPIM। आगे चल के CPIML भी बढ़ गई, ठीक है दोस्तों। जो मेन रही वो CPI और CPIM रही, ठीक है। CPI का दोस्तों दमखम केरल वगैरह ये इन सब में हो गया, और CPIM का जो दबदबा है वो दोस्त पश्चिम बंगाल हो गया है। ज्योति बसु देख लो भाई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की। इट इज़ अ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, लेफ्ट हैंड पार्टी, जो कि चाइना, USSR, है ना, ध्यान याद आ गया आपको। तो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं कम्युनिस्ट, एंड दोस्तों कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। सोशल बैकवर्ड को खत्म करना, सोशल इक्वलिटी की बात करना, ये सब इनका है, ठीक है। एंड करंटली दोस्त अपोजिशन में है ये लोकसभा के अंदर एक सीट के साथ। हिस्ट्री क्या है, 1925 में इसकी स्थापना की गई थी M.N. रॉय के द्वारा, है ना, एंड अवानी मुखर्जी के द्वारा, क्लियर है दोस्त। एंड और भी इसमें थे लोग जिन्होंने इसकी स्थापना करती, लेकिन मेन M.N. रॉय रहे, ठीक है। द पार्टी वॉज नेवर एबल टू रूल द गवर्नमेंट, कभी भी दोस्तों सेंटर के अंदर आज तक इनकी पॉलिटिकल पार्टी सिंगल मेजर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में क्लियर मेजोरिटी तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके इनकी सरकार रही है। बाहर से समर्थन दिया है दोस्तों इन्होंने कांग्रेस पार्टी को, एंड दोस्तों इसी से अलग होकर CPIM पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आइडियोलॉजी की। लेफ्ट हैंड पार्टी है ये, जो सोशलिज्म को यानी कम्युनिज्म को फॉलो करती है, एंड कम्युनिज्म की बात करती है, एंड मार्क्सिज्म की बात करती है, क्लियर है। एंड कंट्री दोस्तों जो लीडर है इस समय वो कौन है, सुधाकर रेड्डी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, क्लियर है। एंड करंट लोकसभा के लीडर की बात करते हैं CN जयदेवन, इनके करंट में लीडर है। एंड वोट्स क्या रहे इनके 14 के इलेक्शन के अंदर, तो एक सीटें ये जीत पाए थे इस समय, आपको पता है यार, 14 के इलेक्शन में। तो इस तरह दोस्तों ये पॉलिटिकल पार्टी रही हमारी। जब बात करते हैं हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की, ये तो रही हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी मेन में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी, झाड़ू छाप, इंडियन नेशनल लोकदल, चश्मा, एंड शिवसेना, धनुष, ठीक है। चलिए तो एक एक करके बात करते हैं। मेन हम आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी की। दोस्तों देखो पता है करप्शन के दम पे खड़ी हुई आम आदमी पार्टी किसके साथ, किसके सहारे पे, अन्ना हजारे के सहारे पे, किरण बेदी वगैरह आप, है ना। तो अन्ना हजारे दोस्तों आंदोलन से सब उपजे हुए हैं सारे। तो इट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ न्यू दिल्ली एंड पंजाब के अंदर। करंटली दोस्त देख लो भाई, सूरत के जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन हुए उसमें भी 227 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत लिया है ना। तो इस तरीके से पंजाब, दिल्ली और कहीं ना कहीं अब सूरत यानी कि गुजरात के अंदर भी आम आदमी पार्टी आ गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस समय दिल्ली के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इनकी सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी। इसकी स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने इसकी स्थापना करी थी। द पार्टी हैज वॉन 2015 इलेक्शन, दिल्ली की दोस्त सरकार बनी लेकिन सरकार गिर गई 49 डेज में ही। और इसके बाद आपको पता है कि एक साल तक पूरा प्रेसिडेंट रूल चला है दिल्ली के अंदर। फिर से इलेक्शन हुए, केजरीवाल आए, फिर से जो 67 सीट फिर से इलेक्शन हुए, तो अभी देख लो 63 सीट के साथ फिर से वापस आ गए। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। आइडियोलॉजी क्या है, तो आइडियोलॉजी के रूप में जब बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, एंटी करप्शन की बात करते हैं, किसकी, पॉपुलिज्म की बात करते हैं, क्लियर है। एंड करंट दोस्तों जो लीडर है वो अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के CM भी है। 15 के इलेक्शन दोस्तों हम बात करते हैं, जो सीट्स वो आई थी 70, मुझे 67 आई है, और अभी जो इलेक्शन हुए उसमें अंदर 63 सीट्स आ गए। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए, इंडियन नेशनल लोकदल इज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ हरियाणा, करंटली द मेजर पोजिशन पार्टी इन हरियाणा, ठीक है। दोस्तों इनकी स्थापना कब हुई थी, 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। चौधरी देवीलाल जी के द्वारा स्थापना की गई थी। भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी देवीलाल, है ना। एंड अर्लियर नोन एज हरियाणा जनता दल इसके नाम से जाना जाता था इससे पहले, है ना। बाद में जाके दोस्त इनको किस नाम से जाना गया, इनको इंडियन नेशनल लोकदल के नाम से जाना गया, ठीक है। एंड ND की एक पार्टी है, बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में जानी जाती है। अब बात करते हैं इसके आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी के रूप में आज तक कभी भी इन्हें क्लियर तो नहीं बताया, लेकिन स्पेशली ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो मेन जो आइडियोलॉजी है ना वो किस पे, फार्मर्स लेबर्स की बात करती है, क्लियर है। चलिए, करंटली दोस्तों जो लीडर हैं वो हैं ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सीट्स क्या रही 14 के इलेक्शन के अंदर, एंड जो टोटल 90 में से 19 सीट्स हरियाणा स्टेट के अंदर इनकी आई, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं शिवसेना की। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर अभी करंटली इन्हीं की सरकार चल रही है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। उद्धव ठाकरे भाई, बाला साहेब ठाकरे नाम चला करता था एक समय, तो उद्धव ठाकरे इस समय मुंबई के यानी कि क्या है, चीफ मिनिस्टर CM है। तो 19 जून 66 को इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 19 जून 1966 को इसकी स्थापना की गई थी, बाल ठाकरे द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एंड NDA का दोस्तों ये पार्टी इस समय करंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उद्धव ठाकरे इस समय इसका एक लीडर है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू नेशनलिज्म की बात करती है, एंड किसकी, अल्टर नेशनलिज्म की बात करती है, ठीक है। हिंदू मेन यार इनका पॉलिसी रहा है कि हिंदुत्व की बात करते हैं ये, ठीक है। कंट्री जो लीडर है वो है उद्धव ठाकरे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर है दोस्त। चलिए, इस समय भाई ने शिवसेना की सरकार भी है मुंबई के अंदर, क्या कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके। आई होप दोस्त आज की क्लास के अंदर आपने पूरी पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर समझ लिया, कैसे होता है, क्या आपको इतिहास सब समझ गए होंगे। पॉलिटिक्स की क्लास दोस्त मैं ऐसे ही रोजाना 9 बजे लेकर आता हूँ। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना,
ठीक है, पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन ऑन कर लेना। जैसे ही 9 बजे आऊँगा मैं लाइव, आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसी वीडियोस को और ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करो, ताकि मैं पॉलिटी की क्लास और ऐसी और मज़ेदार टॉपिक पर रोजाना लेकर आऊँ। ये वीडियो कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करके सब जगह शेयर करना। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करके सब जगह शेयर करना, ताकि मेरे मोटिवेशन ऐसे बढ़ता रहे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कल रात 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।